हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट थे वो आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे चाल पूछिए। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 800 मीटर। यानी जब भी किसी खंभे को पार करेगी ट्रेन, तो अपनी लंबाई के बराबर जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी कवर करेगी। दूरी दे रखी है 800 मीटर, समय कितना दे रखा है? 15 सेकंड। ठीक है, ये किसमें आएगी? चाल निकल के आपकी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन हमें देख आंसर किसमें चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 18/5 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुणा करते हैं। ठीक, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 6 बार। ठीक है, 5 × 5 25, 25 से कितने को कटेगा? 25 × 75, 25 दूनी 50, 32 × 6 कितना होता है? 192। यानी 192 किलोमीटर प्रति घंटा। 192 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आ जाएगी? इसकी चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी? तो आपको देखना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है 102। इसमें 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 107 आएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 110 आएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे 113 आएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे 108 आएगा। अब देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट रही है? 2 और 3 दोनों से कटने का मतलब 2 और 3 का एलसीएम 6। 6 से कटने वाला ऑप्शन इसमें कौन सा है? तो देखिए, ये इसका अंक क्या है? विषम है, तो ये तो नहीं कटेगा। इसका अंक भी विषम है, इकाई अंक, वो भी नहीं कटेगी। बची 110 और 108। 110 6 से नहीं कटता है, तो आपका कितना कटेगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन दिया है, √361 प्लस √625 प्लस √196 का मान क्या होगा? तो देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी इस तरह का आपको सम मिले, तो आपको बस इस पर फोकस करना है कि पहली संख्या क्या दे रखी है और उसके बाद का चिन्ह क्या दे रखा है। पहली संख्या दे रखी है आपको 361, पे दे रखा है आपको प्लस। तो बस आप ये बताइए कि 361 के बाद में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो 361 के बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है 400। कितनी होती है? 400। बस आपको 400 का वर्गमूल बता दीजिए, कितना आएगा? 20 आएगा। तो इसका आंसर भी कितना होगा? इसका आंसर भी आपका 20 ही होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे 361 के बाद में क्या होता? माइनस का चिन्ह होता। क्या होता? माइनस का चिन्ह होता। तो आपको देखना था 361 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 324 होती है। 324 किसका वर्गमूल होता है? 18 का वर्गमूल होता है। तो इसका आंसर फिर कितना आता है? इसका आंसर फिर आपका 18 आता है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको पता है कि एक ये 14 का वर्ग होता है, ये आपका 25 का होता है। 24 25 29, 29 जुड़ते इसमें 400, 400 वर्गमूल 20। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, नहीं तो फिर शॉर्ट तरीका आपका यही है। नेक्स्ट देखिए, 8 क्रमांक विषम संख्या का औसत 16 है। यदि दी गई 8 विषम संख्याओं में सबसे छोटी से ठीक पहले वाली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत कितना होगा? देखिए, 8 विषम संख्या दे रखी है, उनका औसत कितना दे रखा है? उनका औसत दे रखा है 16। ठीक है, मान लेते हैं 8 संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका जो औसत होगा वो बीच में से होगा। इनका जो औसत होगा वो बीच में होगा। 4 संख्या इधर हो गई, 4 इधर हो गए, यानी औसत कहाँ पर लाई करता है? इन दोनों के बीच में। कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। अब बोला है यदि दी गई 8 विषम संख्याओं में से सबसे छोटी से ठीक पहले वाली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया है। सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली होगी। इसे यदि ठीक पहले वाली संख्या को आप शामिल कर लें, तो नया औसत क्या होगा? देखिए, नया जो औसत होगा, पहले यदि ये वाली संख्या को शामिल नहीं करते तो ये 4 संख्याएं बची थी, तो औसत का कितना था? 16 था। यदि हम इधर को संख्या को कोई बढ़ा रहे हैं, तो जो औसत होगा उसमें कितनी कमी आएगी? 1 की कमी आएगी। ठीक है, यदि हम इधर को बढ़ाएंगे तो औसत में हमारी 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यदि हम इधर को बढ़ा रहे हैं यानी छोटी वाली संख्या जोड़ रहे हैं, तो जो औसत होगा उसमें कितनी कमी आएगी? 1 की कमी आ जाएगी। तो नया औसत कितना आ जाएगा? 16 माइनस के 1 यानी कि 15। ठीक है, तो नया औसत तो आपका आ जाएगा 15। यदि मान लीजिए वो क्वेश्चन में ये कह देता कि जो संख्या है वो बड़ी संख्या से अगली संख्या को जोड़ा जाता है, तो औसत में कितनी वृद्धि होती है? फिर 1 की वृद्धि हो जाती है। तो नया औसत कितना आता है? फिर 17 आता है। 2 की वृद्धि करते हैं तो फिर तो आपकी 2 की वृद्धि होती। तो दो संख्या को जोड़ा जाता है इधर, तो 2 की वृद्धि होती। इधर 2 संख्या को घटाया जाता तो 2 की कमी आ जाती। ठीक है, तो नया औसत कितना आ गया? 15 आ गया। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट है, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 150, 270 और 180 को पूर्णतः विभाजित करती है। कुल मिलाकर आपसे ये पूछा है कि 150, 270 और 180 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 50 है। क्या 50 से 270 कटता है? तो नहीं करता, ये आंसर नहीं होगा। क्या 30 से कटता है? 150 कटता है। 270 कटता है? तो कटता है। 180 कटता है? करता है। यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 है, लड़कों के 71 है। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो कक्षा में लड़कियों की कितने परसेंट थी? देखिए, एलिगेशन मेथड से करते हैं इसमें। लड़कियों के कितने आए थे? गर्ल्स के आए थे 73, बॉयज के कितने आए थे? 71, ओवरऑल कितने आए थे? 71.8। ठीक है, एलिगेशन लगाइए। 71.8 में से 71 घटाएंगे कितना आएगा? 0.8 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 1.2 आएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 3 बार, रेशियो कितना आ गया? 2:3, यानी गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या का रेशियो मिल गया आपको 2:3। ठीक है, यानी गर्ल्स 2 हैं, बॉयज़ कितने हैं? 3 है। कुल मिला के स्टूडेंट कितने हैं? तो 5 स्टूडेंट हैं। 2 3 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि आपसे पूछा कि लड़कियां कितने परसेंट है, तो 2 लड़कियां हैं, कितने में से? 5 स्टूडेंट में से। कितने परसेंट हो जाएंगे? गुणा कर दीजिए 100 का, 5 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40%। कितनी लड़कियां हैं? 40% आपकी लड़कियां हैं। ठीक, नेक्स्ट है, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है तो उसके आधार पर लाभ बताइए कितना है। लागत मूल्य क्या है? बिक्री मूल्य का 95% है, तो लाभ बताना है। तो देखिए, लागत मूल्य किसको बोलते हैं? सीपी को। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं लागत मूल्य। तो सीपी किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य का 95% के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो सीपी बराबर किसको हो जाएगा? एसपी इंटू 19/20। ठीक है, यहाँ से आपका सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? सीपी बटे में एसपी आ जाएगा आपका 19/20, यानी 19, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है कितने बेची जा रही है? वो 20 में बेची जा रही है। कितने के लाभ पर बेची जा रही है? तो आप कहेंगे 1 के लाभ पर बेची जा रही है। पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, तो 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे? क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हैं, बटे में आ जाएगा 19, गुणा कर दीजिए 100 का, तो 1/19 गुणा 100। 100 का भाग 100 में भाग कर दीजिए 19 का, 19 पंजे 95, 5 बचे, और पॉइंट लगा लीजिए, 19 तिया 57, यानी कि 5.2 के समथिंग आपका क्या आएगा? आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, तदनुसार उसका कुल लाभ कितने परसेंट होगा? देखिए, वो कह रहा है कि अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेच रहा है। मान लेते हैं कुल वस्तुएं कितनी है? 100 वस्तुएं थी जो कि उसने 100 रुपये में ही खरीदी थी। ठीक है, अब 3/4 हिस्सा कितना होगा? तो 100 का 3/4 कितना होता है? तो 100 का 3/4 होता है आपका 75, है ना? 25 दिया 75, यानी कि उसने 75 वस्तुएं कितने बेच दी? 24% लाभ पर। तो 75 का 24% कितना होगा? 124% निकाल देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से कटेगा 31, 31 दिया 93, यानी कितने बेचती? तो उसने 93 बेची, यानी 75 वस्तुएं थी वो कितने बेच दी? 93 रुपये में उसने बेच दी। वो जो शेष वस्तुएं बची, शेष कितनी बची? 100 में से 75 बेच गए, तो यानी 25 बची। 25 को उसने लागत मूल्य पर बेच दिया। तो 100 वस्तुएं 100 की थी, तो 25 वस्तुएं 25 की थी। ठीक है, यानी जो शेष वस्तुएं जो बची थी वो 25 रुपये की ही उसने बेच दी। तो 75 बेची थी 93 की, 25 बेची 25 रुपये की, कुल मिलाकर उसने जो 100 वस्तुएं थी वो कितने की बेच दी? तो 93 और 25 कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 118 रुपये की। ठीक है, यानी 100 वस्तु 118 रुपये की उसने बेच दी। पूछा उसका कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? तो 100 वाली 118 बेची जा रही है, कितने का लाभ हो रहा है? 18 का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का? 100 का मूल्य है, 100 से गुणा कर दीजिए परसेंट निकालने के लिए, कितना हो जाएगा आपका? ये 18% ही आपका हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 18% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40 महिलाएं और 60 पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? देखिए, मान लीजिए कुल कर्मचारी कितने हैं? 100 हैं, जिसमें से 40% क्या है? महिला हैं। तो 100 का 40%, 40 ही होता है, यानी 40 क्या हो जाएंगी? आपकी महिलाएं। ठीक है, फीमेल कितनी हो जाएंगी? 40, तो मेल कितने बचे?
100 में से 40 फीमेल है तो मेल कितने बचेंगे, 60 मेल बचेंगे। ठीक है, अब देखिए, इनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो मैंने कितनी थी, 40 थी, 40 का 40% ने ही वोट डाला है, यानी कुल मिला के कितने ने वोट डाला है, तो 16 महिलाओं ने उसके पक्ष में वोट डाला है। दूसरा, कितने पुरुषों ने उसके पक्ष में वोट डाला है, 60% पुरुषों ने वोट डाला है। तो 60 पुरुष थे और 60 का 60% ने ही वोट डाला है। कुल मिला के कितने लोगों ने वोट डाला है, तो 36 पुरुषों ने उसके पक्ष में वोट डाला है। कुल मिला के कितने व्यक्तियों ने वोट डाला, तो 16 महिलाओं ने, 36 पुरुषों ने, यानी कि 16 प्लस 36 यानी कि 52 व्यक्तियों ने उसके पक्ष में वोट डाला। कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, तो 100 में से 52 लोगों ने वोट डाला, तो 52 बटे में कुल कितने थे, 100 थे, गुणा कर दीजिए 100 का परसेंट निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 52% ही आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो अंततः कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी। तो 100 वाली चीज़ पे 2 बार वृद्धि हो रही है, तो आपको यदि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको पता चल जाएगी कि 10% और 10% की तो लगातार वृद्धि किसके बराबर होती है, 21% के बराबर होती है। तो 100 का 21% कितना होता है, 21 ही होता है। तो कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी, तो 21 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि आपको ये तरीका नहीं पता तो आप दोबारा दूसरे तरीके से देख लीजिए इसको। तो देखिए, पहले 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 10 पर 1 की वृद्धि यानी कितने बेची जा रही है, 11 बेची जा रही है। दोबारा पे 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, दोबारा 11 में बेची जा रही है, यानी कि 10 इंटू 10 100 वाली चीज़ 11 इंटू 11 यानी 121 में बेची जा रही है। कितने का लाभ हो रहा है, 100 वाली चीज़ 121 में बेची जा रही है, तो कितने प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, गुणा कर दीजिए 100 का, 21% ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा था, 21%। ठीक है, यानी कितने रुपए की वृद्धि होगी, तो 21 रुपये की ही वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने पहली गति जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को, देखिए इस तरह के सवाल के लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर होता है T1 डिफरेंस T2 यानी समय का डिफरेंस इंटू चाल का योग बटे में A/B, इन दोनों चालों का अंतर। ए क्या है, पहली चाल, बी क्या है, दूसरी चाल। ठीक है, और T1 और T2 क्या है, इनका डिफरेंस है, यानी पहले तो वो लेट पहुंच रहा था, फिर जल्दी पहुंच रहा है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आपका दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, और दूसरा, ये जो समय दे रखा है आपको, ये घंटे में दे रखा है। ठीक, पहलू रखते हैं, T1 कितना है, 6 मिनट पहले पहुंचा था, ये 6 मिनट देरी से पहुंचा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। ठीक है, क्योंकि एक पहले पहुंचा एक बाद में पहुंचा, तो अंतर कितने का आएगा, तो अंतर आपका 12 मिनट का हो जाएगा। ये मिनट में दे रखा है, हमें चाहिए घंटे में, भाग कर देंगे 60 का। ठीक है, गुणा पहली चाल कितनी है, 10 है, दूसरी चाल कितनी है, 2 है। पहली चाल 10 बटे में कितना जाएगा, 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 12 बट्टे में 60 गुणा 12 गुणा 10 बट्टे में 2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 60 से कटेगा, 12 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से 2 खत्म, कितना जाएगा, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है आपको, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ये दे रखा है 3 सही 1/3, इसको ले सकते हैं 9 1 10, 10/3, 10/3, इसको ले सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, भागित 4 1 4 और 1 5/4 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 1/2 बटे में 1/3 प्लस 1/9 का मतलब गुणा 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला का है, का 0.04 बटे में 3। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में फिर हम
ऑफ यानी कि का को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी ये वाला गुणा को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो कितना है, 10/3 है माइनस के 5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10 दूनी 20 और 5 दिया 15, 15 में से तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 10 दूनी 20 माइनस के 3×5 = 15 बटे में 3 दूनी 6, ये तो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर की चीज़, ठीक है, भागित, और ये है 5/4 गुणा 1/2, ठीक है, बटे में 1/3 प्लस 1/9 गुणा 1/5, क्लियर, गुणा, देखिए यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आएगा 4/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या करना है, तो देखिए 20 में से 15 गया तो 5/6 बचेगा, भागित 5/4 गुणा 1/2 बटे में ऐसे ही 1/3 प्लस 1/9 गुणा 1/5 गुणा 4/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या, अब आपको देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट सॉल्व के बाद नंबर किसका आता है, ऑफ यानी कि का आता है, का मतलब क्या था, गुणा था, ये यानी कि अब हमें इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/6 भागित 5 × 5 बटे में कितना जाएगा 8, ऐसे बटे में यहाँ पे कितना जाएगा 1/3 प्लस 1 बटे में 9×5 = 45, ठीक है। यहाँ पे आपके 4/3 तो ये है ही अलग। अब ऑफ वाला काम हो गया, अब नंबर किसका आएगा, डिवाइड का, डिवाइड कहाँ दे रखा है आपको, ये तो 5/6, भाग का मतलब क्या होता है, उल्टा करके गुणा कर दीजिए, यानी कि 8/5 बटे में इसको जोड़ लीजिए, 45 से कम 45 और 3 48, 48 बटे में 3 गुणा 45, ठीक है, गुणा 4/3, क्लियर। आगे सॉल्व करिए, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, कितना जाएगा 4/3, नीचे देखिए 3 से कटेगा आपका 16 बार, नीचे जाएगा आपका 16/45, और इधर गुणा में क्या चल रहा है आपका 4/3 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखिए 4/3 इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके 45/16 गुणा 4/3, ठीक है। तो 4 और 4 16, 16 से ये वाला 16 खत्म, 3 तिया 9, 9 से कट जाएगा ये आपका 5 बार, कितना आंसर आएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के जो भी सवाल होते हैं उनमें आपको बस बोर्डमास का नियम फॉलो करना होता है, ठीक है। यदि आपने थोड़ा भी चूक कर दी तो आपका आंसर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना है, 5 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक प्रोडक्ट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है, तदनुसार इस प्रकार की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 2 अंकों में मान लीजिए कोई संख्या हमने मान ली, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक कितना है तो बाई है, और दहाई का अंक कितना है एक्स है, ठीक है। संख्या हमारी कितनी बनेगी 10x प्लस के बाई, ठीक है। अब इसकी संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी 10 बाई प्लस के एक्स, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो हमें क्या बनता है, हमें एक वर्ग संख्या मिलती है, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे 10x प्लस एक्स कितना जाएगा 11x, और 10 बाई कितना जाएगा 11 बाई, इसको और शॉर्ट करेंगे तो 11 कॉमन हो जाएगा कितना है एक्स प्लस बाई, ठीक है। तो ये जो हमें संख्या मिली 11 × x + y, ये क्या हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, निकल के आनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब x + y की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी, तभी तो 11 × 11 पूर्ण वर्ग बनेगा। तो x + y की ऐसी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x + y बराबर आपको 11 लाना है, तो x और y की ऐसी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो आप कहेंगे x बराबर या तो देखिए y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आपकी संख्या आपकी नहीं बन पाएगी। तो x बराबर रख सकते हैं आप 10, y बराबर रखते हैं 1, ठीक है, 9 और 2 रख सकते हैं, और 8 और 3 रख सकते हैं, ऐसे ही 7 और 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपका हो जाएगा, सॉरी देखिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, देखिए एक्स की 10 नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स क्या है आपका यूनिट डिजिट है, तो 2 अंकों में हो नहीं सकती संख्या, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो 9 2 हो सकती है, 8 और 3 हो सकती है, 7 और 4 हो सकती है, उसके अलावा आपका 6 और 5 हो सकती है, ठीक है। अब इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि 6, यदि एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 5 है, तो आपका एक्स 5 भी हो सकता है, वाई 6 भी हो सकता है, बस इसको उल्टा कर दीजिए, तो 5 और 6 भी हो सकता है, और
5 और 6 के बाद में 4 और 7 हो सकता है, 8 और 3 और 8 हो सकता है, और 2 और 9 भी हो सकता है। यानी ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जोड़े पॉसिबल है? तो ऐसे आपकी 8 जोड़े पॉसिबल हैं। यानी ऐसी कितनी संख्या हो सकती है? तो ऐसी आपकी 8 संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष पर आपका 16 आता है, तदनुसार यदि उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष पर कितना आएगा? तो 16 से भाग देने पर 24 से भाग देने पर शेष पर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 12 से भाग करेंगे कितना शेष पर आएगा? तो देखिए, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको यहाँ पे जो संख्या लिखी मिलती है वो पहली वाली संख्या का कोई एक फैक्टर होती है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई फैक्टर ना होगा तो आप फिर इसका आंसर नहीं निकाल पाते, क्योंकि 24 जो है वो 12 से कटता है। तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? तो जो शेष पर आता है उसमें आप भाग कर दीजिए। जब हम 16 में 12 से भाग करेंगे शेष पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। यदि मान लीजिए हम 12 के कितना होता? 15 होता, तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसका ही फैक्टर है आपका यहाँ पे गुणनखंड, कोई ना कोई गुणनखंड होगा यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्या मूल्य बताइए? तो देखिए 10% का लाभ कब हो रहा है? जब वो 660 रुपये में बेची जा रही है। आपको पता है 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10। 10 की चीज़ 1 के लाभ पर यानी कि 11 में बेची जा रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी बेची जा रही है? 660 रुपये में बेची जा रही है। तो 11 की वैल्यू कितनी? 660। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 660/11 यानी कि 60 रुपये। पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है? 10 यूनिट। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 60 यानी कि 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये में उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो 600 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू से 10% कम है, क्यू आर से 10% अधिक है, आर एस से 20% कम है। यदि एस 1000 है तो पी का मान क्या होगा? देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 3 व्यक्ति हैं, पी है, क्यू है और आपका आर है, ठीक है। अच्छा, और एस भी है, ठीक है। 4 लोग हैं ना, पी क्यू आर और एस, 4 लोग हैं। हमें इनका रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए पी क्या है? क्यू से 10% कम है। आपको पता है 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। कौन कम है? पी कम है क्यू से। क्यू यदि 10 है तो पी कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि 1 की कमी हो जाएगी। ऐसे क्यू आर से 10% अधिक है। क्यू क्यू किससे अधिक है? आर से अधिक है। यानी कि आर यदि 10 है तो क्यू कितना होगा? 11 होगा, यानी कि 1 अधिक होगा। ऐसे ही आर एस से 20% कम है। आर किससे कम है? एस से कम। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। यानी यदि ये 5 है तो ये कितना होगा? 1 कम, यानी कि 4 होगा। क्लियर? यहाँ तक संबंध बन गया। अब इनका संयुक्त रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए इनके सामने जो जगह खाली है उसको उसमें भर दीजिए। 10 के सामने 10 खाली है, यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 11 सामने जगह खाली, 11 लिख दीजिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए पूछा किसका है? पूछा है आपसे पी का मान पूछा है और एस का मान दे रखा है। तो देखिए एस कितना है? 10 ढाई 100 पंजे 500। एस कितना है? 500। पूछा किसका है? पी का। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 11×99 इंटू 4, यानी कि 396 यूनिट, ठीक है। यानी 500 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1000। 500 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000। पूछा किसका है? 396 का पूछा है, तो ये इसका क्या है? डबल है। इसका भी डबल कर दीजिए। इसका डबल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2×12 और 2 में 18 और 1 19, और आपका 3×6 और 1 7, 792। कितना आएगा? 792 आपका पी का मान आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को 10% से बढ़ाया गया है, पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितने % से घटाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 36 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस अपने आरंभिक बिंदु पर 15 घंटे में आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। देखिए मान लीजिए नाव की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नाव धारा की दिशा में चलती है, जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो सापेक्षिक चाल कितनी बन जाती है? x प्लस धारा की चाल, जो कितनी दे रखी है? 1। और जब विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्षिक चाल कितनी बनेगी? x माइनस के 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा। अब देखिए
अब कह रहा है कि 36 किलोमीटर दूरी जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगता है, 15 घंटे का समय लगता है। तो जब जाएगा, मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है, तो जब जाएगा तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, यानी कि समय लगेगा जब जाने में कितना लगेगा, 36 बट्टे में 4 कितनी है, तो x+1 है। और आने में समय कितना लगेगा, 36 बट्टे x-1। कुल मिला के समय लग कितना रहा है, 15 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, यानी ये आपका समीकरण बन गया इस तरीके का। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो या तो आप इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करिए, या फिर आप ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए। x की हम ऐसी वैल्यू रखें कि जिससे हमारा 36 कट जाए। तो देखिए, x पर हम 3 रखेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 3 और 1 4, 4 से कटेगा 9 बार, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2, 2 से कटेगा 18 बार, तो 18 9 27, जबकि आना कितना चाहिए, 15 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4 रखेंगे, 4 और 1 5, 5 से 36 नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 रखेंगे, 5 और 1 6, 6 से 36 कटेगा आपका 6, और 6 में 5 में से घटाएंगे 4, 4 से कटेगा 9 बार, यानी x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 5 आएगी। रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 36 बटे में 5 प्लस 1 प्लस के 36 बटे में 5 माइनस के 1। सॉल्व करने पर हमारा 15 आना चाहिए था। तो देखिए, 36 बटे में 6 प्लस के 36 बटे में 4, 6 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 9 बार, 9 अच्छे कितना आ गया, 15, जबकि आना में कितना चाहिए था, 15 ही आना चाहिए था। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा के अनुकूल एक नाप की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 80 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर दूरी तय करने में नाप को कुल कितना समय लगेगा। लेकिन नाप की गति दे रखी है धारा के अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने क्या बताया था, अनुकूल दिशा में क्या होता है, धारा की चाल और नाप की चाल दोनों चाल जुड़ जाती है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया नाप की चाल, मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल दिशा में चाल कितनी बैठ रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x प्लस के 5 बराबर दे रखा है आपको 20। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपको नाप की चाल मिली कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, पूछा क्या, समय पूछा आपसे। तो देखिए, जब अनुकूल दिशा में जाएगी तो चाल कितनी बनेगी, अनुकूल दिशा में चाल हो जाएगी आपकी 20, और प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी जाएगी, x माइनस के 5, यानी 15 माइनस के 5 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर वाले सवाल में समझाया भी था। तो देखिए, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यानी धारा के जब प्रतिकूल दिशा में जा रहा है 80 किलोमीटर, तो चाल कितनी बनेगी, x माइनस के 5, x की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस के 5। ठीक है, जब अनुकूल दिशा में जाएगा तो 100 बट्टे में x प्लस के 5, यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20। कुल मिला के समय कितना लग रहा है, 15 प्लस के 5 कर लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के समय कितना लगेगा, तो वो लगेगा आपका 80 बट्टे में 10 प्लस के 100 बट्टे में 20। 10 से काटिए और 20 से काटिए 5, 8 और 5 13, 8 प्लस 5 यानी कि 13 घंटे का समय उसको लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक गिलास के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 25% है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लाभ चाहिए। कितने परसेंट का लाभ होगा वो देखते हैं। गिलास का जो क्रय मूल्य यानी CP है, CP का 60% किसके बराबर है, SP के 25% के बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, और देखिए 5 से काटिए 5 बार, 5 से कटेगा 12 बार, तो CP इंटू 12 बराबर हो जाएगा SP इंटू 5। तो CP अपॉन SP बराबर हो जाएगा 5 बटे में 12। ठीक है, तो यानी कि 5 वाली चीज़ कितने बेची जा रही है, 12 में बेची जा रही है। CP कितना है 5, SP कितना है 12। 5 वाली चीज़ कितने बेची जा रही है, 12 में बेची जा रही है, कितने का लाभ कमा रही है, 7 का। तो 7 का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हैं। क्रय मूल्य कितना है 5, गुना कर दीजिए 100 का, 5 से काटिए 20 बार, 20 सत्ते 140, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 140% का लाभ वो कमा रहा है। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।